हेलो फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। दोस्तों, मेरा नाम उबैदुल्लाह है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर नर्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ रिलेटेड कंसेप्ट अबाउट नर्सिंग डिस्कस किया था जो कि वेरी अमेजिंग था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें कि नर्सिंग के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने स्कोप ऑफ नर्स को भी डिस्कस किया था और मिसकंसेप्शन को खास तौर पर हमने हाईलाइट किया था। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो मेडिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकली इसे बैकबोन भी कहा जाता है। अगर आप ये टॉपिक नहीं समझते तो फिर आप अपने पेशेंट को असेस नहीं करेंगे, इनकी असेसमेंट, इनकी ट्रीटमेंट आप नहीं करेंगे। आखिर ये टॉपिक है कौन सा? जी हाँ, ये टॉपिक है एनाटॉमी के हवाले से। एडवांस लेवल है और उसमें हम एनाटॉमी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमेशा मेडिकल फील्ड में एंटर करने के बाद आप लोग को पहली प्रायोरिटी अपने पेशेंट की असेसमेंट होनी चाहिए, अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। जो इस चैनल पर मैं आपको लेकर वीडियो लेकर आऊँगा वो इस डिटेल के मुताबिक होंगे। तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन को समझने के लिए आप लोगों को एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का पता होना लाजमी है। नॉर्मल बॉडी फंक्शन को नहीं समझते तो फिर आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब फिर आपने पेशेंट की असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो बेस लेवल पर हम पढ़ते हैं ये बहुत डिटेल में होगा और ये बहुत फेवर कंसेप्ट होगा। जो एनाटॉमी आप लोगों ने एफएससी लेवल तक पढ़ा उनको आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आप वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट को मिक्स करेंगे तो आप कंफ्यूजन होगी आपको, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने मेडिकल लाइफ में जो है वो उनको ये दुश्वारी हो कि वो असेसमेंट नहीं कर पाता। तो एनाटॉमी को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में, फिर आपको बहुत ज़्यादा वेरी वेल आइडिया हो जाएगा। चलिए, एनाटॉमी का वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो कि एनाटोम से निकला है। एनाटोम जिसका माना है कटिंग अप। दोस्तों, एक है कटिंग अप, दूसरा है डायसेक्शन। डायसेक्शन को हम एनाटॉमी में नहीं डिस्कस करते। डायसेक्शन एक टेक्निक है जिसके जरिए हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, लेकिन एनाटॉमी इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चरली हम स्टडी करते हैं तो इसे एनाटॉमी कहते हैं। ओके, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसा कि अगर आई को स्टडी करना चाहते हैं तो ये एनाटॉमी में आता है, नोज एनाटॉमी में आता है, स्कल को डिस्कस करते हुए एनाटॉमी में आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आई को स्टडी तो करते हैं लेकिन इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एनाटॉमी में नहीं आता, फंक्शन आता है फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में हम फंक्शन को स्टडी करते हैं, डिफरेंट बॉडी के सिस्टम के फंक्शन को हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। तो एक रिलेटेड कंसेप्ट ये है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम फंक्शन स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की। बाजों का जो है बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन नहीं रखता, तो नॉर्मल फंक्शन मेंटेन न रखने की वजह कोई तो हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकती है, लाइफस्टाइल भी हो सकती है। तो फिर जो इबनॉर्मेलिटी ऑर्गन में आती है, इनका नॉर्मल फंक्शन डिसनॉर्मल हो जाता है, इबनॉर्मल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मेलिटी को। ये है थ्री रिलेटेड कंसेप्ट। अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पता नहीं है मेडिकल में तो आपको कभी भी पैथोलॉजी का पता नहीं होगा।
तो हमेशा मेडिकल फील्ड में दो चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी जो है अपनी प्रायोरिटी पे रख के, एक एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी वेरी वेल स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, जो कि इस वीडियो में मैं कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगा और इसके बाद आने वाले वीडियो में कुछ डिस्कस करूँगा एनाटॉमी के हवाले से। हम सीरीज वाइज स्टडी करेंगे। आज एनाटॉमी का टॉपिक है और बाद में फिजियोलॉजी का टॉपिक है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी हमने किन किन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, तो चलिए एनाटॉमी टू कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जो ब्रॉड कैटेगरी है। एक है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक के वर्ड से जाहिर होता है कि इसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, जिसके जरिए हम फिर फर्दर स्टडी करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या आता है, इसमें दो चीज़ें आती है, एक सेल आता है, एक टिश्यू आता है। टिश्यू भी सेल से बनता है, मुख्तलिफ सेल इकट्ठे हो जाए और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे तो ऐसे टिश्यू कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं साइटोलॉजी को। दूसरा जो है हम कहते हैं स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी को। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की तरफ आते हैं तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है ये वो एनाटॉमी है जो कि हम अपने आंखों से इसको स्टडी कर सकते हैं। इस एनाटॉमी को ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं, ग्रास एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है ये टू कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, दूसरे को कहते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक रीजनल एनाटॉमी के नाम से जाहिर होता है कि इसमें हम रीजन वाइज स्टडी करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हम इसमें लाते हैं एक हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया एंड पेल्विक हो गया। जैसा कि हेड, नेक, ट्रंक एंड पेल्विक, इसको हम कैटेगराइज करते हैं रीजनल एनाटॉमी में। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम रेगुलेटरी एनाटॉमी, जैसा कि रेगुलेटरी सिस्टम, दूसरा आता है वॉलंटरी सिस्टम और तीसरा आता है इनवॉलंटरी सिस्टम। रेगुलेटरी सिस्टम में फिर हम तीन सिस्टम डिस्कस करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और एक डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम and the other one is lymphatic system. वॉलंटरी सिस्टम के नाम से जाहिर होता है कि ये अंडर कंट्रोल होता है। ओस्टियोलॉजी कहते हैं बोन स्टडी को। एक डिस्कस करते हैं इसमें मायोलॉजी, हम मायोलॉजी में सिर्फ स्केलेटल मसल को डिस्कस करते हैं। आर्थ्रोलॉजी में हम जॉइंट्स को स्टडी करते हैं, वो है डर्मेटोलॉजी जिसमें हम स्किन को स्टडी करते हैं। ये वॉलंटरी में आते हैं। इनवॉलंटरी में जो आते हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द अदर वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आते हैं इनवॉलंटरी सिस्टम में। तो हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया एनाटॉमी को। सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब शुरू होगा
और वो होगा लैंग्वेज ऑफ एनाटमी के। एनाटमी का लैंग्वेज होता है, जिस लैंग्वेज ऑफ एनाटमी में हम 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। बॉडी प्लेन्स, दूसरा पोजीशन, बॉडी पोजीशंस, एंड द लास्ट वन जो है वो है रिलेटेड टर्म्स। प्लेन्स, बॉडी को मुख्तलिफ प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। प्लेन्स, बॉडी प्लेन्स में इसमें 3 प्लेन्स आते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, दूसरा होता है सिजिटल प्लेन, और तीसरा होता है, इसे कहते हैं कोरोनल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं सुपीरियरली एंड इंफीरियरली। आप लोग के लिए ये टर्म मुश्किल होंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये हम जो है वहाँ पर स्टडी करेंगे रिलेटेड टर्म्स में। लेकिन सुपीरियर इसे कहते हैं कि बॉडी प्लेन से ऊपर, आप यहाँ पर एक प्लेन खींचेंगे, इससे ऊपर जो एरिया है ये सुपीरियर एरिया होता है। इस प्लेन से नीचे जो एरिया होता है ये इंफीरियर होता है। तो ट्रांसवर्स प्लेन में हम बॉडी को एक प्लेन में डिवाइड करेंगे, एक ऊपर हिस्सा होगा, एक नीचे हिस्सा होगा। ऊपर हिस्से को सुपीरियर कहते हैं, नीचे हिस्से को इंफीरियर कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ बॉडी के लिहाज से नहीं है, मुख्तलिफ आर्गन जो है ये डॉक्टर डायसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रांसवर्स प्लेन लगाते हैं, सिजिटल प्लेन लगाते हैं, और इसके साथ साथ कोरोनल प्लेन भी लगाते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन को 3 नामों से पुकारा जाता है। एक कहते हैं इसको, ये जो नाम होते हैं इनके, एक एक्सियल प्लेन, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल प्लेन, इन तीसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये है ट्रांसवर्स प्लेन के नाम। इस तरह सिजिटल प्लेन कैसे कहते हैं? सिजिटल प्लेन में हम बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे। इसमें हम डिवीजन करते हैं लेफ्ट एंड राइट को। अगर हम बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं तो इसे कहते हैं सिजिटल प्लेन। लेकिन अगर हम इक्वली लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं तो फिर इसे सिजिटल प्लेन नहीं कहते, इसे कहते हैं मिड सिजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन। मिड सिजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन, इसमें हम बॉडी को इक्वली लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करते हैं सिजिटल प्लेन में। एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं पैरासिजिटल प्लेन। अगर आप लैंडमार्क मिड सिजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन को कंसिडर करें, लोकेशन अगर आप मिड सिजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन को डिस्कस करें, कंसिडर करें, और इसके रिलेशन में आप एक और मार्क, एक और प्लेन खींचे जो मीडियन प्लेन से थोड़ा इधर होगा या उधर होगा, इसे कहते हैं पैरासिजिटल प्लेन। द प्लेन अवे फ्रॉम मिड लाइन या द प्लेन अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, पैरासिजिटल। पैरासिजिटल में हम बॉडी को डायसेक्ट करते हैं अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। एक आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में हम बॉडी को इंटीरियरली, पोस्टीरियरली या वेंट्रल और डोर्सल में डिवाइड करते हैं। वेंट्रल कहते हैं सामने वाला, जैसा कि मैं आपके सामने जो नज़र आता हूँ ये मेरा वेंट्रल एरिया है। जो बोर्ड की तरफ है ये है डोर्सल एरिया। जैसा कि ये पाम है मेरे हैंड का, ये इसे कहते हैं वेंट्रल, और इसके पीछे जो एरिया है इसे कहते हैं डोर्सल, या इसे कहते हैं इंटीरियर एरिया, इसे कहते हैं पोस्टीरियर एरिया। तो बॉडी को हम डिवाइड करेंगे इंटीरियरली या पोस्टीरियरली।
या पोस्टीरियरली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन है जो पेशेंट के एग्जामिनेशन में इस्तेमाल होता है। पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए उसे उस पोजीशन में लाना होगा। तो एक पोजीशन है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में इस तरह होगा कि जो हेड है ये फॉरवर्ड होगा, ये जो लेग्स है पुट एंकल के एक दूसरे के साथ अटैच में होंगे, और हैंड्स जो है आर्म्स, हैंड्स इनका फार्म एरिया जो है वो आप लोगों की तरफ है ये सा। तो ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। ये दूसरा हाथ भी इस तरह होगा, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। लेकिन पीछे से भी एनाटॉमिकल पोजीशन ये है कि बोर्ड की तरफ जो मेरा जो पोजीशन है ये भी एनाटॉमिकल पोजीशन है। सेम फार्म ये आपकी तरफ होंगे, लेकिन जो डोर्सल एरिया है ये बोर्ड की तरफ होगा। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जिसमें हम पेशेंट को लेटा देते हैं बैक साइड पे। सुपाइन पोजीशन हम ज़्यादातर पर सीपीआर में देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में। सीपीआर में हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा देते हैं। प्रोन पोजीशन में बॉडी ये चेस्ट एब्डोमेन एरिया पर लेटाया जाता है। इनका बैक ऊपर होता है और चेस्ट एब्डोमेन ये नीचे की तरफ होते हैं। इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। चौथा पोजीशन है लेथरटोमी पोजीशन। लेथरटोमी पोजीशन में आप लोग देख रहे हैं ये ख़ास तौर पर जो है फीमेल की एग्जामिनेशन में इस्तेमाल होता है। बेबी के डिलीवरी के टाइम में ये लेथरटोमी पोजीशन में बेबी को बर्थ में आसानी होगी। लेथरटोमी पोजीशन में इनके लेग्स जो है वो ऊपर की तरफ होंगे। सुपाइन पोजीशन में लिटा दी जाती है, लेग्स ऊपर की तरफ होंगे, तो इसी डिलीवरी में जो है आसानी होगी। पांचवा पोजीशन जो है वो है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन जिस तरह लोग नॉर्मल चेयर पर बैठते हैं तो इसे सिटिंग पोजीशन कहा जाता है। इसमें हम पेशेंट को साइड वाइज जो है साइड में लिटा देते हैं। इसे कहते हैं लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। फिर अगर लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, अगर राइट साइड में हो तो राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन इसे कहते हैं। जैक नाइफ पोजीशन ये ऐसा पोजीशन होता है कि ऊपर सरफेस होता है, इसमें पेशेंट की जो ये दोनों आर्म होते हैं ब्रेकियल होते हैं, इनको यहाँ पर रख देते हैं और वो नी के ऊपर जो है वो बैठा हुआ होता है। तो ये जैक नाइफ पोजीशन। ट्रिंडलिंगबर्ग पोजीशन, क्योंकि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं, लेकिन इसके पाँव जो है लेग्स वो ऊपर की तरफ होते हैं और हेड एरिया या ट्रंक जो है वो नीचे होता है। रिवर्स ट्रिंडलिंगबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रिंडलिंगबर्ग पोजीशन, इसमें ट्रंक एरिया ऊपर होता है और लेग्स जो है वो नीचे की तरफ होता है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में पेशेंट को इस तरह सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं, लेकिन इसकी जो नेक एरिया है ये पेस्ट का चिन जो है मैंडिबल होता है ना, ये मैंडिबल ऊपर की तरफ होता है इस तरह। ये थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन में हम इस्तेमाल करते हैं रोज पोजीशन। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया एनाटॉमी का कंसेप्ट हमने पढ़ा, फिजियोलॉजी का कंसेप्ट हमने पढ़ा, पैथोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी को हमने पढ़ा, और पोजीशंस हमने पढ़े, और इसके साथ साथ बॉडी प्लेन्स हमने पढ़े। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम रिलेटेड टर्म को डिस्कस करेंगे। रिलेटेड टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि मैं सारे जो है आपके सामने पेश करूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, रिलेटेड कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली वीडियो का पता आपको नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक वीडियो भी मिस ना करें, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है वो आपको ज़रूर फ़ायदा दे। मुझे दुआओं में याद रखना।